Okay. Next, the following are examples of business information. 1, 2 and 3. नंबर 1 है एनुअल फॉर ओके रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द अबव वुड बी क्लासिफाइड एज tactical information. Okay. Number 1, annual forecast of revenues and costs for a department. Number 2, product development plan for the next 2 3 years. And number 3, targets agreed by key managers at their performance appraisal interviews. 1 and 3 very good. Basically टैक्टिकल या मैनेजरियल लेवल जो होता है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है यूजुअली वीकली मंथली बेसिस से लेकर मैक्सिमम 1 साल तक की. ये टैक्टिकल के साथ रिलेटेड होती है. मंथ या वीक से कम की जो इन्फॉर्मेशन होती है, लेट सपोज डेली बेसिस शिफ्ट बेसिस, वो सुपरवाइजर्स वगैरह या ऑपरेशनल लेवल स्टाफ को चाहिए होती है. और साल से ज़्यादा की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजुअली स्ट्रेटेजिक को चाहिए होती है. सो 1 and 3 जो है बिल्कुल ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सब. नेक्स्ट है पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. इन ऑर्डर टू मैनेज हिज वर्कलोड मोस्ट इफेक्टिवली व्हाट शुड वसीम डू. पर्सनल इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैसे अपने वर्कलोड को अच्छे से वो मैनेज कर सकता है. सो वसीम इज द कस्टमर सर्विस मैनेजर इन अ लार्ज लीजर पार्क. द फोर्थ कमिंग वीकेंड इज गोइंग टू बी द बिजिएस्ट ऑफ द ईयर as it is a public holiday. Okay. Wasim has to cope with several absentees, leaving him short staff in public areas of the park. Okay, short staff भी चल रहा है वो. His manager has told him that he expects him to catch up with some administrative reports that were due last week. अच्छा, उसको कुछ पुराना काम जो है उसको भी फाइल करना है. Wasim also has to arrange for 6 new staff to be trained who will be arriving imminently. So नया स्टाफ आ रहा है क्योंकि वो शॉर्ट स्टाफ चल रहा है, तो इसीलिए नया स्टाफ आएगा उसको ट्रेनिंग भी देनी है. सो इन ऑर्डर टू मैनेज हिज वर्कलोड मोस्ट इफेक्टिवली व्हाट शुड वसीम डू. सी प्रायोरिटाइज द टास्क इन रिलेशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस आउटकम्स. ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए टास्क को. इसमें ए क्यों नहीं हो सकता सना? मतलब ये भी लॉजिकल है कि वो शॉर्ट स्टाफ चल रहा है और अगला हफ्ता जो है बड़ा बिजी होने वाला है या नेक्स्ट वीक, और न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. बेसिकली हमने जो टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था वहाँ पर हमने प्रायोरिटाइज पढ़ा था, ठीक है. अब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो आंसर है वो हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक से ही वर्कआउट हो सकता है. अगर आप ये सोच रहे हो फॉर एग्जांपल कि ऑप्शन ए है, तो फिर तो उसको ऑब्वियसली ये ऑप्शन बी भी उतना ही रेलिवेंट हो सकता है. अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यू रिक्रूट्स की ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पुराना काम है उसको सबमिट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो मैनेजर ने इंसिस्ट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली ये एक मिडल वे है कि प्रायोरिटाइज करें अपने टास्क को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले करें. सो प्रायोरिटाइज का वर्ड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम मैनेजमेंट के मॉडल में भी हमने डिस्कस किया था इस वर्ड को. अगर आप ए की तरफ जाते हो फिर बी भी उतना ही रेलिवेंट है और डी भी उतना ही रेलिवेंट है. इसलिए जो ऑड वन है वो ऑप्शन सी है इसमें. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या है. दिस ड्यूटी डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स. ओके, एथिकल प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन है. In order to discharge their duties ethically, finance directors must ensure that the information published by their organizations provide a complete and precise view of the position of the business without concealing negative aspects that may distort the reader's perception of its position. So this duty describes which of the following ethical principle. So Sarah, ऑब्जेक्टिविटी. बिल्कुल. ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेट्स से लॉसेस भी हो रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि लॉसेस को आप छुपा दो क्योंकि ये बैड न्यूज़ है. चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुड फिगर्स हों बैड फिगर्स हों, आपने हर चीज़ को रिपोर्ट करना है अपने रीडर को. आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है बेसिकली अपनी सारी बिजनेस डीलिंग्स में. ऑब्जेक्टिविटी इज़ द करेक्ट वन. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट है which of the following is a purpose of International Federation of Accountants. IFAC बेसिकली उसकी बात कर रहा है, IFA की. IFAC भी इसको कहते हैं. So which of the following is the purpose of IFAC? So Elsa, B and C. Okay. And Sana, option B, development of universally
एप्लीकेबल डिटेल रूल्स टू डेटर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ओके। और सारा ए और डी, ओके। अच्छा, हम लोगों ने, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का कहीं हमने पढ़ा था। ओके, थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स बेसिकली ये एक मेन बॉडी है। और जिस तरह हम बात करते हैं ना कि हर कंट्री की अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी होती है, जैसे यूके में एसीसीए है, पाकिस्तान में आई कैप है, इंडिया में आईसीएआई है। तो ये हर कंट्री की अपनी इंडिविजुअल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी होती है। ये जितनी भी बॉडीज़ होती हैं कंट्री लेवल पे, ये सारी जाके मेंबर बनती हैं आईफैक की, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह यूनाइटेड नेशंस होता है और सारे कंट्रीज उसके मेंबर बनते हैं। तो इसी तरह जो इंडिविजुअल कंट्री की प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी होती है हर कंट्री की, वो अल्टीमेटली मेंबर बनती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का काम सिर्फ ये है कि जितने भी अकाउंटेंट्स दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी के साथ लिंक्ड हैं, उनका बिहेवियर जो है हमेशा एथिकल एंड प्रोफेशनल रहना चाहिए। ये इनकी एक टॉप प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। एग्रीमेंट ऑफ लीगली बाइंडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल मेंबर अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली बाइंडिंग जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं आईएसबी की, तो आईएसबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आईएस एंड आईएफआरएस पब्लिश करने हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, ये दोनों के दोनों जो हैं ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए ऐसा नहीं है कि लीगली बाइंडिंग सब कंट्रीज के लिए हो जाएं, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बताया है कि आपने आईएएस फॉलो करने हैं तो हम करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने नहीं बताया तो हम नहीं करेंगे। तो ये लीगली बाइंडिंग का वर्ड जो है यहाँ पे गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो यही गलत हो जाता है। बी है डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सली एप्लीकेबल डिटेल्ड रूल टू डेटर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये भी इनका काम बेसिकली नहीं है। ये हर प्रोफेशनल बॉडी जो होती है उनका होता है। जैसे हमने एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स पढ़े थे, तो उसमें था कि एसीसीए का काम होता है कि अगर उसका कोई मेंबर गलत काम कर रहा है या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो उनको वार्निंग देते हैं या उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं या पेनल्टी करते हैं। तो ये जो लोकल प्रोफेशनल बॉडी होती है ये उनका काम होता है, ये आईफैक या ग्लोबल बॉडी का काम नहीं है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इनसाइडर डीलिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है और इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट है। यूके में अपना एक डिपार्टमेंट है, एमएलआरओ का हमने पढ़ा था, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इनको रिपोर्ट करने के लिए। तो आईफैक से कुछ लेना देना नहीं है। सो प्रमोशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी एसीसीए, आई कैप, आईसीआई, सीपीए, ये जितनी भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं ये सब मेंबर होती हैं आईफैक की, और उनको इंश्योर करना होता है कि सारी जो मेंबर बॉडीज़ हैं उनका बिहेवियर या उनके मेंबर्स का बिहेवियर जो है एथिकल रहे। तो उसके स्टैंडर्ड्स पे ये लोग काम करते हैं। सो ऑप्शन डी इज बेसिकली द करेक्ट वन। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव टू एक्सपेंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपेंड करे, ग्रो करे अपनी इकोनॉमी। सो उनको क्या करना चाहिए? एन इंक्रीज इन टैक्सेशन और एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, क्योंकि नंबर वन जो है, अगर टैक्सेशन आप बढ़ा दोगे तो आप तो डिस्करेज कर रहे हो बिजनेसेस को ज़्यादा सप्लाई प्रोड्यूस करने से, आप उनको डिस्करेज करोगे, उनकी वो अपनी एक्टिविटीज़ कम कर लेंगे। और इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जहां भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, जितना ज़्यादा स्पेंड करेगी, सप्लाई जो है, ये प्रोडक्शन जो है उतनी ज़्यादा होगी। सो यस, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहां तक क्लियर है? नील works as the procurement manager of JL Company, a large services company. Okay, procurement manager है basically ये बंदा। Information provided by Neil is most relevant to which of the following elements of marketing mix? जो information Neil provide करेगा वो marketing mix के कौन से, marketing mix क्या होता है? 4 P's जो होते हैं, तो किस P से ज़्यादा relevance रखेगा? Yes, exactly. So Elsa, what do you think?
प्राइस। ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट मैनेजर कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, जब कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी उसी से ही तो प्राइस कैलकुलेट होती है मार्कअप या मार्जिन ऐड करके। सो यस, प्राइस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा, बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ अ कैंडिडेट and the candidate's ability to apply that knowledge. So application of knowledge and depth of knowledge. तो इसके लिए किस किस्म का टेस्ट जो है सबसे बेहतर होगा सारा? कॉम्पिटेंस टेस्टिंग बेसिकली, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सारा? साइकोलॉजी या पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली उसमें करते हैं कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं। सो पर्सनालिटी, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनालिटी टेस्टिंग। इंटेलिजेंस टेस्टिंग में उसके देखते हैं कि कितना शार्प है, कितनी जल्दी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता है, वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग में बेसिकली आता है। कॉम्पिटेंस टेस्टिंग में आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज भी आती है और एप्लीकेशन या एबिलिटी आती है कि वो कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को या नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। सो कॉम्पिटेंस टेस्टिंग जो है ये ठीक है। क्लियर विद दिस?